इनमें से मुझे कोई एक कैपेसिटर में शॉर्ट मिलता है। ये जो सप्लाई है एक साइड तो हमारी हो गई किसके साथ कनेक्टेड, जी एंड डी, और दूसरी हो गई कुछ कंपोनेंट्स के साथ। इस लाइन में ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन हम जब चेक कर रहे थे तो शॉर्टिंग यहाँ पे मिली हमें। वो जो शॉर्टिंग मिली थी इसके फोन में वो वी बैट पे मिली थी, बैटरी कनेक्टर पे ही पूरी शॉर्ट बता रहा, तो इसलिए वहां पे एम्पियर डाले थे। लेकिन अगर हमारी वहां नहीं मिलती, कैपेसिटर पे मिलती, तो हम यहाँ से एम्पियर डालेंगे जहाँ पे मिली है, प्लस साइड से यहाँ पे ये वाला मोड यूज करेंगे प्लस की वायर, और ब्लैक तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं। अब ये एम्पियर इस लाइन में जाएंगे, जो चीज शॉर्ट होगी उस पर अटैक होगा, वो अटैक होगा तो वो गर्म। अब हमें कौन सा है उसके लिए रोजिन मारेंगे, और रोजिन मार के फिर उसके बाद फिर से ये एम्पियर इंजेक्ट करेंगे। अब ये एम्पियर इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे जाके, जो भी कंपोनेंट रहेगा वो रोजिन लगी होगी तो उसके ऊपर से मेल्ट हो जाएंगे। अब हमेशा बैटरी कनेक्टर में जो बैटरी सप्लाई होती है हमारी, वो यहाँ होती है प्लस और एक माइनस, तो यहीं से नहीं डालना, यहाँ से जब शॉर्टिंग यहाँ मिलेगी तब इस्तेमाल करेंगे, और जब आगे शॉर्टिंग मिलेगी तो आगे इस्तेमाल करेंगे। नहीं समझ रहे? नहीं समझे? पक्का? चलो, तो उसके M1 पहले इस्तेमाल करो, नहीं कुछ भी हिट हुआ तो M3 इस्तेमाल करो। M1 तो ऑन करने के लिए, M2 और M3 शॉर्टिंग। कम शॉर्टिंग होगी तो इसी पे मेल्ट हो जाएगा, और हाई कुछ शॉर्ट हुआ रहेगा तो वो इस पे हो जाएगा। इन दोनों पे कहीं ना कहीं हीटिंग डिटेक्ट हो जाएगी। एकदम से पूरी नहीं डाल सकते, नहीं तो कुछ और भी शॉर्ट हो सकता है। तो थोड़ा पहले कम वोल्टेज डाले जाएंगे, और फिर उसके बाद नहीं बात बनी तो ज्यादा वोल्टेज डालेंगे। अब कैसे मैं बता रहा हूँ इसको, एक बोर्ड न्यू के डायग्राम पर मैं ओपन करता हूँ। M1 फोन ऑन करने के लिए, M2 शॉर्टिंग, M3 शॉर्टिंग, और M4 बैटरी बूस्ट। वोल्टेज कितने कितने सेट करने अपनी नोटबुक में चाहिए तो उसको लिख सकते हो। थोड़ा जूम इन करना। अभी आपका बैटरी वोल्टेज चेक करने के बाद फिर हमारी सप्लाई यहीं से चेक होती है। क्या है? वी बैट लाइन। वी बैट लाइन, यानी कि बैटरी कनेक्शन स्टार्ट होगी। तो हमने डीसी पावर सप्लाई की, एम, ये हो गई हमारी डीसी सप्लाई, और सेट किस पे है? M1 पे, जो कि कितने वोल्टेज थे? 4.2, और एम्पियर 2.0 कर लो या 3.0, तो 2.0 है ना। जब हम फोन उसको ऑन करेंगे, डीसी का ऑन बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 है ना। अब इसकी एक सप्लाई हमारी रेड और दूसरी सप्लाई हमारी ब्लैक, ये हो गई है ना। तो ब्लैक को कहीं पे भी कनेक्ट कर दो, ये पतरे पे, प्लस को हमें इसी पे कनेक्ट करना है बैटरी कनेक्टर पे, तो इसका प्लस साइड जो भी होगा यहाँ कनेक्ट किया। अब ये रीडिंग मेरी इंक्रीज हो रही या नहीं हो रही? नहीं हो रही, क्योंकि पावर बटन दबाने में होनी चाहिए। अब लेकिन ये पावर बटन दबाया ही नहीं, बिना पावर बटन दबाए ही इंक्रीज हो रही है, मतलब शॉर्ट है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें ही शॉर्ट है, इसमें शॉर्ट रहेगा तो ये पुटिंग जितनी भी हमने सेट की थी 2.00, तो ये लगभग 1.99 हो जाएगी अगर ये यहीं पे शॉर्टिंग होगी। अगर यहीं पे शॉर्टिंग रहेगी तो ये पूरी पुटिंग चलेगा, बिकॉज फुल शॉर्ट मिल जाएगा। एक मैंने बताया था फुल शॉर्ट, फिर एक बताया था हाफ शॉर्ट। तो हाफ शॉर्ट रहता है वो आगे का, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये थोड़े बहुत वोल्टेज जाके आपके इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे। जब फुल शॉर्ट रहेगा तो ये पूरे वोल्टेज
इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया थी कि वी बैट ये यहाँ से यहाँ तक गई है, इस लाइन में कहीं रहेगी शॉर्टिंग तो ये पूरी फुल शॉर्ट आ जाएगी, और जब उसके आगे कहीं शॉर्ट रहेगी तो वो हाफ शॉर्ट है। लेकिन शॉर्टिंग हाफ हो या फुल है, पावर को काम करने नहीं देना। जैसे ही पावर जाएगी यहाँ से एक्टिवेट होगी, वहां जाके एक्टिवेट होगी, फिर वापस वापस आएगी। तो इसका मतलब फोन ऑन नहीं होगा। एक होता है कि पावर बटन दबाया और पावर की प्रेस करते ही बूटिंग फटाक से गई और शॉर्ट हो गया, रिटर्न आ गई, कट लग जाता है। जैसे मैंने एमसीबी वो आपकी फिर डाउन हो गई, तो वो भी एक मतलब कहीं करंट शॉर्ट हुआ है तभी तो डाउन हुई है। एक है कि बिना पावर बटन दबाए ही चल रहा है, तो वो भी शॉर्ट में ही है ना। अभी मैं लाइट ये चालू नहीं करूँ और जल जाए तो शॉर्ट में काउंट होगी ना, कि शॉर्टिंग है। लेकिन इसका शॉर्ट ऐसा है कि कहीं शॉर्ट रहेगी तो बैटरी पावर नहीं कट। ये ऐसा है कि ये चलता रहेगा क्योंकि लाइट की पावरफुल, मतलब किधर शॉर्टिंग हो गई तो बैटरी पावर नहीं देगी। नहीं, बैटरी पावर कट कर देती है। उसमें एक आईसी होती है ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब बैटरी को लगता है कि पावर शॉर्ट हो रही है तो वो पावर कट कर देती है। जब तक आप बैटरी डिस्कनेक्ट करके नहीं लगाओगे तब तक वो और पावर। अब वो इंक्रीज अपना ये इंक्रीज हो गए, क्या बोलते हैं, बैटरी की बात कर रहा हूँ, ये डीसी पावर सप्लाई है, तो इसमें इंक्रीज होते रहेंगे। जितनी भी पावर शॉर्ट होगी उतना मशीन पे डीसी पे हमारे दिखाते और हैं। एक साथ पूरे इंक्रीज हो गए जितनी मतलब माइनर शॉर्टिंग रहेगी, जितनी आगे जाके डिटेक्ट कराएगी, उतने कम एम्पियर जाएगी। जितने ज्यादा एम्पियर जा रहे हैं तो समझो उतनी ज्यादा शॉर्टिंग है। ज्यादा मतलब पास में, पास में, पास में। और कम मतलब दूर में। कम मतलब कोई अंदर, जैसे ये कंपोनेंट होगा इसके अंदर हाँ, हो या कहीं और आईसी से लंबा जाके शॉर्टिंग, लंबा जाके यहाँ से करंट पहुंचना, फिर यहाँ से पहुंचना, फिर वहां जाके ये शॉर्ट हो रहा है तो वो कम बताता है। लेकिन जब आप मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करते हो, मल्टीमीटर का एक प्रॉक्स आप रखोगे रेड इसमें और ब्लैक से आप टेस्ट कर दो, इधर भी पाएगी, इधर नहीं आएगी, इधर भी पाएगी, इधर नहीं आएगी, यानी कि 1 बाय 1 कंपोनेंट टेस्ट करने पड़ते हैं। 1 बाय 1 जो मैंने नीचे बता रखा था कि डीसी आपको बता देगी कहीं ना कहीं फोन में शॉर्टिंग है, लेकिन कहाँ है वो आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करना है। और कौन से में है फिर वो एम्पियर डालना है, एग्जैक्ट कौन से में फिर एम्पियर डालना। फॉर एग्जांपल ये मेरी फुल बूटिंग हो गई तो समझ जाना इसी लाइन में कहीं शॉर्ट है जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है। अब इसी लाइन पे आप M2 सेट करके यहाँ पे एम्पियर डालोगे तो वो जहां पे भी शॉर्ट होगा इसी लाइन में हिट होने देगा। लेकिन सोचो ये आईसीस के अंदर से फिर यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग है, तो ये जो बूटिंग है आपका ये 10 20 30 40 50 60 100 70 तक होएगा, वहां पे रुका रहेगा ऑटो बिना पावर बटन दबाए। तो फिर आप यहाँ से एम्पियर चार्ज जितने भी डालो ये यहाँ तक पहुंचेगी नहीं, और जब पहुंचेगी नहीं तो उस पर अटैक होगा ही नहीं, गर्म नहीं होगा। तो गर्म नहीं होगा। अब गर्म नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा नहीं, बस इतना पता चलेगा फोन पे कहीं शॉर्ट हो गई। जो नॉर्मल दुकान पे होता है कि फोन आपका शॉर्ट हो गया, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बोलते थे ना कि शॉर्ट हो गया, हाँ मदरबोर्ड चेंज, मदरबोर्ड चेंज। इजी। तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, किस तरीके से आगे पहुंच रहा है, और फिर कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे सिर्फ मशीन में ये कम रीडिंग ऑटो एम्पियर होना, अप होना, ये सिर्फ इतना बताता है कि कहीं ना कहीं आपके फोन में करंट ये शॉर्ट हो रहा है, जिस वजह से पावर बटन का काम नहीं होगा। अगर आप प्रेस भी करोगे तो थोड़ी बहुत पावर जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से ऑन नहीं होगा। तो अब हमारी ये रीडिंग जो अब हम यहाँ से ही डालेंगे, इसमें ज्यादा एम्पियर M2 M3 M4 भी डाल लेंगे, ये वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। अब वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमारी शॉर्टिंग फाइंड आउट होगी। तो हमें क्या करना होता है कि मल्टीमीटर से एक एक कंपोनेंट्स को चेक करना होता है। मल्टीमीटर से अभी फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे मिला है या यहाँ पे दोनों साइड बीप बज रहा है, तो ये जरूरी नहीं है इसके दोनों साइड बीप बज रहा है तो यही शॉर्ट है, हमें इसको भी फाइंड आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरा दोनों साइड बीप इसमें बजता है, तो इसकी सप्लाई कहाँ पे है, इस आईसी में है, इन कंपोनेंट्स में है, इसमें है, या फॉर एग्जांपल मेरा इसमें बसता है, या फॉर एग्जांपल मेरा इसमें है। तो कहीं पे भी ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी उसमें कि लंबी लाइन है वो शॉर्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें 50 60 बहुत से कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं। ये हो गया। तो ऐसी बहुत सी सप्लाई है, देखो ये भी कितनी बड़ी सप्लाई है, सभी सेक्शनों में कनेक्टेड है ना। लेकिन ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं। अब ये हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये सप्लाई कहाँ तक है, ये सिर्फ यहाँ तक है,
है ना। तो इसमें कहीं शॉर्ट होएगा तो ये यहीं पे आपको डीसी मशीन हाई रीडिंग पे चली जाएगी, क्योंकि पास में शॉर्टिंग है, एकदम से जाके पूरे वोल्टेज जमा हो जाएंगे। अब इसमें से कोई चीज ऐसी होगी जो डायरेक्ट सप्लाई और कहीं भी दे रही हो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, नहीं ये तो नहीं है, ये है, इसमें जा रहा है, तो ये अंदर अगर इसकी सप्लाई जो है बीच में ये साइड अलग है और ये साइड अलग, लेकिन अंदर से जो ये कनेक्टेड होएगा जब पावर जाएगी, तो ये अगर अंदर से कनेक्टेड है तो ये पावर अपनी इधर छोड़ेगा। कोई सप्लाई है, इधर हमने ज्वाइन करी और उधर उसको दूसरी साइड ज्वाइन करी, तो अंदर से उसकी पावर सप्लाई पास होके जाएगी। अब वो पास होके जाएगी, इधर जितनी है उधर भी उतनी ही सप्लाई रहेगी। मतलब फिर अगर इधर इसके शॉर्ट होता है ये साइड, तो वो करंट इसमें से पास होके यहाँ तक आए। अब ऐसा कोई कंपोनेंट है इसमें, इसका क्या नाम दिया गया है, वी बैड, है ना। स्टोरेज फुल, ये भी वी बैड है। अब इसमें इस तरीके से कहीं चार्ज होता है शॉर्ट, तो ये सप्लाई आपको यहाँ पे डिटेक्ट करा है। लेकिन जो सप्लाई हम टेस्ट कर रहे थे इधर 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 इधर, जो हम सप्लाई टेस्ट कर रहे थे ये अलग थी उससे। ये सप्लाई नहीं हाथ में किसी दिन तो उठ के रिपेयर होएगा। ये जो सप्लाई थी वी बैड की, बन ये जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे, और इसके अंदर से पास होके यहाँ तक खत्म हो वी बैड। अब इसके बाद चालू होती है दूसरी लाइन, आईसी के बाद इसके दूसरी लाइन चालू होती है, जो कि और भी बहुत सी लाइनें हैं। ये हो गया, फिर इसका हो गया, फिर उसका हो गया, फिर उसका हो गया, तो बहुत सी ऐसी लाइनें। तो हमें यहाँ पे ट्रेस नहीं होगी, हमें यहाँ पर ट्रेस नहीं, बस यहाँ पे आप लोग को इतना पता लगेगा कि ऑटो एम्पियर ले रहा है तो कहीं ना कहीं फोन में शॉर्ट होगा। तो आप क्या करोगे, सभी कैपेसिटर को इनको टेस्ट करना है स्टेप। अगर ये शॉर्ट होगा तो एक प्रॉक्स मल्टीमीटर के हम इधर रखेंगे, कौन सी वाली, रेड और ब्लैक से हम इसको टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमें दोनों साइड ये देखेंगे, इधर भी वीक और इधर भी वीक, तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट। अब ये लाइन कहाँ तक गई है इसमें देखेंगे कि ये लाइन इधर है, ये लाइन उधर है। अब इस लाइन में ही हमें कोई अच्छे जगह से कोई जो बड़ा कंपोनेंट है, जैसा ये अलग सिंगल दिया है, इस लाइन पे ही हम डीसी पावर सप्लाई के वो M2 अप्लाई करें। अब इस पे जब हम सप्लाई शॉर्ट करेंगे तो फुल शॉर्ट पे ही आ जाएगा ना फिर तो, क्योंकि अब तो ये लाइन पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है ना, तो अब डीसी की रीडिंग पूरी जाएगी यहाँ पे। वहां पे कम क्यों जा रही थी, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से सब घूम के डिटेक्ट नहीं कर पा रही। अब जब हम इस पे डालेंगे तो पूरी जो भी मशीन की पावर रहेगी वो पूरी इसमें इंजेक्ट हो जाएगी, और जब पूरी इंजेक्ट होगी तो वो पार्ट जो शॉर्ट रहेगा वो हीट होएगा ही होगा, और वो हीट होएगा तो हम रोजिन अप्लाई करेंगे और रोजिन से वो डिटेक्ट होके सामने। तो हमने जो कल की थी उसमें शॉर्टिंग ट्रेस वो हमने इसी साइड से एम्पियर टर्न डाल के की थी, है ना, वी बैड लाइन, वी बैड, बिकॉज उसी पे पूरे एम्पियर जा रहे हैं, उसी लाइन में पूरे एम्पियर डीसी के जा रहे हैं, तो पूरे वहां से जा रहा मतलब इसी में कहीं फुल शॉर्ट, यही लाइन है शॉर्ट है। अगर हमारा यहाँ पे थोड़े बहुत एम्पियर डालते तो आप कितने भी डालोगे फिर वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, और वहां तक नहीं पहुंचोगे तो शॉर्टिंग फाइट नहीं। तो आपको वो एरिया ढूंढ के निकालना होगा जहां तक वो एम्पियर पहुंचे, और उसी एरिया में उसके फ्लड साइड से आपको M2 बात नहीं बनी तो M3 अप्लाई, है ना। ये प्लस और माइनस ही लगाना है ना इसका हाँ ये डीसी उल्टी नहीं चलेगी, माइनस को कहीं पे भी कनेक्ट करो जीएनडी पे, प्लस को प्लस साइड देना। फॉर एग्जांपल अगर आप माइनस दोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे लगाओगे तो ये साइड आपका माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस तो पूरे बोर्ड में वो कुछ हीट हो ही गई, तो पता चलेगा कैसे चलेगा प्लस कैसे माइनस, चलेगा, तो आपको प्लस से लगाना है। तो प्लस से क्या होगा, ये पावर इसी लाइन में जाएगी। अब जो शॉर्ट रहेगा उसमें जाके वो टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो वो पार्ट्स ऑटोमेटिकली हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने को पता कैसे चलेगा वही एरिया में, अपने को मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा। इस पे हमें सिर्फ जजमेंट लेना था कि ऑटो रीडिंग जा रही है या नहीं जा रही, जा रही है तो फिर कहीं ना कहीं फोन में शॉर्टिंग है, और कितनी जा रही है ये भी पता लग जाएगा। 10-20 जा रही तो मतलब बहुत माइनर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और अगर 100-50 जा रही है तो मतलब कहीं आसानी से मिल जाएगा। कभी तो ऐसा होता है कि जाती ही नहीं है, कुछ भी जीरो ही रहेगा फिर भी शॉर्ट रहता है, तो वो पता कब लगता है, जीरो ही जीरो रहेगा, कुछ एम्पियर नहीं उठेंगे, लेकिन जब पावर बटन दबाओगे तो एकदम से रीडिंग हाई होगी और नीचे आ जाएगा, फिर जीरो, तो मतलब पावर उठी थी शॉर्ट होके कट हो। पावर ऐसे
तो ऐसा होता है कि ये पावर आईसी दे रही है पावर, लेकिन पावर आईसी जब आगे दे रही है तो वो शॉर्ट होकर रिटर्न भेज दे रही है, आगे कहीं शॉर्ट है तो पावर आईसी पावर कट कर देती है। तो ये सब पावर जिससे फोन का आगे की चीज ना हो रहे, इस तरह की सेफ्टी डाली गई है। चार्जिंग साइड में भी कई ओवीपी आईसी डाली जाती है कि चार्जर से कहीं फास्ट कुछ चार्जर लगा देते हैं कि फास्ट लिया, ये लगा दो, फास्ट लिया वो लगा दो, कोई भी चार्जर लगा देते हैं। कभी कभी देखा भी होगा कि ये चार्जिंग पर लगाया और गर्म हुआ फोन बंद हो गया। तो वो चार्जर तो फास्ट लेते हैं, लेकिन फोन की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए उसको हैंडल करने की। तो इसके लिए ओवीपी प्रोटेक्शन आईसी लगाते हैं कि ओवर वोल्टेज आएंगे तो ये प्रोटेक्ट करेगी। तो हर चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फोन में जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट से फटता है तो बहुत खतरनाक फटता है ना। बैटरी का केमिकल उसका ऐसा है कि अगर वो हीटिंग होकर टेम्परेचर फट गया ना तो बहुत खतरनाक फटता है। तो इसमें हर तरीके की, और शॉर्ट होने से ज्यादा फटता है। शॉर्ट हो गया तो फिर समझो अगर पावर कट नहीं होगी तो जब तक पावर चलती रहेगी। तो इसमें हर प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी लगा, जिससे अगर शॉर्ट हुआ तो पावर ऑटोमेटिकली कट। समझे? नहीं तो लाइट देखोगे, एमसीबी नहीं होती थी तो उड़ता ही रहता था जब तक वायर जल ना जाए। अब तो एमसीबी आ गई, पहले फ्यूज लगाया करते थे, फ्यूज उड़ जाते हैं, अब एमसीबी लगाते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी कटका डाला हुआ। तो हमें हर सेक्शनों को फाइंड आउट करना है, और जिस सेक्शन में हमें शॉर्टिंग मिलती है फिर हम डीसी पावर प्लस साइड और माइनस साइड से इंजेक्ट करनी है। डीसी उल्टी नहीं चलेगी, सीधी चलेगी। मल्टीमीटर से जब आप शॉर्ट चेक करोगे तो वो उल्टा चलेगा। एक प्रॉक्स को आपको माइनस का और दूसरी प्रॉक्स आपका एवरी कंपोनेंट्स को चेक करना। जब आपको कंपोनेंट्स मिल जाए तो डायग्राम ओपन करो और उसका प्लस माइनस साइड ओपन करो। ये है, इसमें कहीं भी शॉर्ट होएगा ये पूरी लाइन ब्लॉक हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पे डीसी लगाएंगे तो ये थोड़े बहुत एम्पियर वहां तक पहुंचते हुए ऑटो एम्पियर में काउंट होंगे। कभी कभी नहीं होते तो जैसे ही पावर आईसी पावर आउटपुट करके इनमें देगी तो वो शॉर्ट होके वापस रिटर्न हो जाएगा। तो शॉर्टिंग के केसेस ज्यादा है फोन डेड होने के, क्योंकि एक छोटी सी चीज भी फोन को डेड कर सकती। एक छोटा सा कंपोनेंट भी अगर कम खराब हो गया तो वाईफाई आईसी खराब हुई, वाईफाई नहीं चलेगा। और अगर हमारा ब्लूटूथ आईसी, वाईफाई आईसी ये सब खराब हुआ, साउंड आईसी खराब हुआ, ग्राफिक आईसी खराब हुआ, लाइट आईसी खराब हुआ, जैसे इसका फोन चालू हो गया तो वाइब्रेट होने लगा था, ग्राफिक नहीं आ रहा था, जबकि हमने 2 आईसी निकाल दी थी, 3 निकाल दी थी, तब भी डेड नहीं। लेकिन वो एक शॉर्ट होने की वजह से डेड हो रहा है, निकालने से डेड नहीं हुआ, शॉर्ट होने से डेड हो रहा था। वो निकाले शॉर्ट जो थे चालू हो गए, तो निकालने का लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन शॉर्टिंग जो है वो पावर कट कर देती तो पावर ही नहीं जाएगी तो फोन ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर वो खराब होगी तो पावर तो जाएगी ही, वो नहीं चलेगा, दूसरी चीजें चलेगी, है ना। तो मेन आईसी जो होती है इसमें ये पावर आईसी 1, 2 और एक ये इंटरनल स्टोरेज है सीपीयू। इन आईसी अगर वर्किंग है तो बाकी आईसी हो ना हो फोन चालू हो जाएगा, चाहे आपकी डिस्प्ले ना आए या आपका नेटवर्क ना आए या आपका ब्लूटूथ ना चले। लेकिन अगर एक छोटा सा भी कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो पावर उसमें सप्लाई बंद। तो इसके लिए शॉर्टिंग ज्यादा अच्छे से वेरीफाई करनी चाहिए। अब इनके मैंने कई स्टेज और आगे बताए, सारे जितने भी मैंने कॉल्स आपको बताई थी, वी बैंड, वीपीएच, वीरैक, ये सब आगे जाकर कोई इन्वॉल्व हो। जैसे आगे के नोट्स पे स्टडी करते, 6 वॉट हो गया था, बजट आया बूट सीक्वेंस, जो अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बूट सीक्वेंस का बूट मतलब डीसी कितनी बूटिंग लेगी, तो उसके सीक्वेंस कितने पे आपको क्या करना चाहिए, है ना। ये सीपीयू जो है अलग है, ये क्वालकॉम वाले का है, और फिर आते हैं नीचे डेट। तो ये बूट सीक्वेंस जो बड़े फोन्स होते हैं उनमें डबल आते हैं। डबल डेकर मतलब सीपीयू के ऊपर रैम लगा रहता है। तो ये लगभग आपको 30-40 हजार रुपए के फोन्स में स्टार्ट। रोम जिसको रोम नहीं, रोम मतलब इंटरनल के अंदर रैम, इसमें सीपीयू के ऊपर रैम। तो ऐसा जो 8 सीरीज का सीपीयू है, 8 सीरीज सीपीयू नहीं पता, 8 सीरीज कोई फोन खरीदते हो तो देखते हो ना सीपीयू कौन सा है, स्नैपड्रैगन 845। हां ये पता है, स्नैपड्रैगन पता है। तो उसके नंबर नहीं देखे, पढ़ाई करो, जीएसएम एरिना पे फोनों की स्टडी करो,
कि कौन सा प्रोसेसर है कौन सा नहीं है, उस प्रोसेसर कैसे कर रहा है, कैसा बनाया है। तो मैं स्टडी करता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि 855 जो प्रोसेसर है वो 855 या 8 सीरीज के जितने भी है वो रैम अलग नहीं देता, रैम उसके ऊपर रहता है। अब जब रैम ऊपर आ जाता है तो उसको बोल देते हैं हम डबल डे मतलब नीचे सीपीयू और ऊपर रैम। तो 8 सीरीज के सीपीयू है ऐसा। फिर अब मीडियाटेक के निकालना स्टार्ट कर दिया ऐसे बड़े सीपीयू। उसमें स्टार्ट शायद हो गए हैं डायमंड सिटी 9200, 9300, 9400, 9 की सीरीज में शायद उसने स्टार्ट किए। अब पता चल जाएगा हमें देख के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं, अभी मेरे पास कोई फोन किसका, सिद्धू नहीं, सिद्धू का तो आईफोन है, कौन सा X200 FE है ना, FE सैमसंग की कॉपी कर दिया इसने, पहला एडिशन है। कॉपी मोबाइल ऑफर रहे थे नाम इसका FE, यो FE जो दिया था FE सैमसंग ने निकाला था पहले। किससे, शायद S20 से निकाला, S20 से S20 से, S20 FE। तो FE मतलब फैन एडिशन, फैनों की पसंद जिसमें गेमिंग वाले लोग हैं, फैन एडिशन। फिर S21 FE, फिर S22 FE, S23 FE, S24 FE, S25 FE निकाला, निकाला। इसमें जो है इसका डायमंड सिटी है 9300, तो समझो इसके सीपीयू के ऊपर रैम, इसके सीपीयू के ऊपर रैम है। हालांकि इसका अभी तक अपडेट आया नहीं होगा वीवो का X200 FE का, क्योंकि अभी नया है, हो सकता है ऐड भी किया हो तो उसका हार्डवेयर में X सीरीज 200 X यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नहीं डाला अभी। तो X80 भी मेरे ख्याल से बड़ा ही प्रोसेसर है, X सीरीज जिसकी बड़ी आती है। अगर X80 डाले हम X80 है ना, बड़ा ही है, 9000 है ना। देखते इसका रैम ऊपर है, हार्डवेयर में जाके कंपोनेंट नेम में देखने का। अगर समझो ये 900 में रैम ऊपर हुआ तो ये कोई भी फोन होने दो, ये सीपीयू किसी भी फोन में होने दो, इसका ऊपर ही रैम दिख रहा है आपको, ये नीचे सीपीयू है और ऊपर ये रैम। क्या रहा तू सर, क्या रहा है बोले। अब ये सीपीयू जो 900 वाला है ना, 9300, ये किसी भी फोन में रहेगा तो वो समझो रैम उसके ऊपर ही है, डबल डेकर। अब डबल डेकर का बूट सीक्वेंस आपको समझना है तो ये है बूट सीक्वेंस। पासवर्ड इसका आपको पता ही है, FONEFIX कॉन्फिक्स इंस्टीट्यूट, तू भी आगे टू नहीं होगा, कॉन्फिक्स इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट boot sequence for the dual decker CPU value set DC power। अगर आपके सेट में पावर आईसी ओके है और सीपीयू डैमेज है तो आपका सेट इतना एम्पियर लेगा, लेकिन ये बिग पावर की है, ऑटो का तो शॉर्ट, सीधा मतलब है ऑटो एम्पियर शॉर्ट, ऑटो एम्पियर का मतलब शॉर्ट। लेकिन अगर हमारा ऑटो एम्पियर नहीं है, पावर बटन दबाने पे लेता है, अगर इतने इतने तक लेगा तो सीपीयू डैमेज है। अगर आपके सेट में सीपीयू एमसी ओके है और रैम डैमेज है तो आपका सेट 160-180 तक रीडिंग ले, 160-180 तक देगा, और ये एकदम से नहीं देगा, जाएगा और फिर उसके बाद 180 पे रुक भी सकता है, या जब तक पावर बटन दबाओगे तो ऊपर आएगा और फिर नीचे आएगा। एक होता है कि आपने पावर बटन दबा रखा है फिर भी वो शॉर्ट होकर रिटर्न हो गया, तो वो सीधा सीधा होता है कि शॉर्ट होकर रिटर्न हो जा रहा है। यहाँ पे ये रुका रहेगा, या तो पावर बटन छोड़ दोगे तब भी रुका रहेगा, या पावर बटन दबाओगे तो रुका रहेगा, और जब पावर बटन छोड़ोगे तो पावर वापस आ जाएगी, क्योंकि आगे उसको बूटिंग नहीं मिल रही, आगे का सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा। यहाँ तक पावर जा रही है, पावर आईसी इसको पावर दे रही है, लेकिन जब उसका पावर का नंबर आ रहा है तो वो बूट नहीं हो,
यानी कि पावर आईसीज हमारी ओके है तो वो सीपीयू को देगी, फिर सीपीयू यूएमसी को देगा, जब सीपीयू यूएमसी को देगा उसके बाद वो रैम को देगा, और रैम नहीं देगा तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, या यहीं पे रुका रहेगा, उसका वेट करेगा बुट होने का, और वो बुट नहीं होगा तो बस वो वहीं पे अटका रहेगा। अब रैम कहाँ है, इसके ऊपर जितने भी 9 सीरीज के अपने डायमंड सिटी आ रहे हैं 9 सीरीज के, और शायद 8200 भी हो सकता है, 8200 डायमंड सिटी मैंने कई उसमें देखा है, तो सीपीयू का नंबर याद रखो तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा कि किसमें रैम ऊपर है और किसमें नहीं। जैसे मैंने बोल दिया कि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज जो है, 8 मतलब ये वाली, कौन से फोन में होगी, मेरे ही फोन में, मेरा फोन था S20 FE फैन एडिशन, मैंने भी चलाया, एक 5G था इसमें, एक 4G था, तो 4G तो नहीं 5G, इसमें लिखा हुआ क्या है 8 स्नैपड्रैगन 865 है ना, 865 अब दिखा 865 हाँ दिखा। देखा, तो 8 मतलब ये स्नैपड्रैगन 8 से स्टार्ट होएगा ना जितना भी, उनके ऊपर रैम है, दिखे भी डबल डेकर, लेकिन ये कॉलकॉम है, तो कॉलकॉम का मैंने एक अलग से बनाया, उसका बुट सीक्वेंस अलग। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो इनमें आती है डेवलपर में, बाकी सिंगल्स के लिए आप जल्दी ट्रेस कर लोगे, उसके लिए और डेड के आगे नोट्स। अब 8 सीरीज का भी हो सकता है जिसके ऊपर रैम है, तो 8 सीरीज का कोई सीपीयू फोन 8 डायमंड सिटी 8 देखते हैं मोबाइल ऑपरेट नहीं बनेगा। ये कौन सा है भाई, 8200 30 8200 Vivo V30 Pro है ना, 8200 V30 Pro है इसमें, V30 Pro ये है ना, और इसमें जाएंगे और कंपोनेंट्स में, तो इसमें तुम बताओ कि है या नहीं 8200। तो इसमें है दिख नहीं रहा, ऊपर नीचे डबल ग्रीन सीपीयू और इसमें वोल्टेज है। अगर नहीं रहेगा ना डबल डेकर तो उसमें सीधा यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे ये मीडियाटेक लिखा हुआ ना, ऐसे ही यहाँ पे मीडियाटेक लिखा रहेगा, जैसे ये देख लेता हूँ, इसमें भी शायद मीडियाटेक होगा या जो भी सीपीयू रहेगा, अगर डबल डेकर नहीं हुआ तो उसमें सीधा कंपनी का नाम लिखा रहेगा, क्वालकॉम मीडियाटेक ये, तो समझ जाना फिर वो डबल इसमें लिखा हुआ ना, हाँ नहीं है क्वालकॉम लिखा है ना, क्वालकॉम लिखा है, तो मतलब ये पहले वाले पे क्या लिखा था देखी थी? पहले वाले पे लिखा था कुछ नहीं है। SEC, SEC जो बनाती है कंपनी, ये भी SEC लिखा हुआ है, ये भी SEC, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो ये जो इस तरीके से लिख के देती है, या तो वो अपने रैम पर लिख के देगी या इंटरनल स्टोरेज, तो SEC से जो बनाता है वो रैम और इंटरनल स्टोरेज। तो अब सोचो इन दोनों बड़ी आईसी जो है वो दोनों यही है ना, तो इस पे मीडियाटेक लिखा हुआ ना इस पे, दोनों पे SEC का मतलब होता है कि एक इंटरनल और एक रैम, एक इंटरनल एक रैम। तो किसी भी तरीके से आपको ये कंफर्म करके निकालना है कि वो डबल डेकर सीपीयू तो नहीं है, और डबल डेकर सीपीयू है तो फिर वो कौन सा है, मीडियाटेक है या फिर क्वालकॉम है या फिर अदर है। तो क्वालकॉम का अलग नोट्स है और बाकी अदर के लिए ये नोट्स है। कुछ सैमसंग के भी सीपीयू है एक्सिनोस में, उनके भी डबल डेकर है। अगर सैमसंग लिखा हुआ है पूरा कंपनी का नाम सैमसंग, तो समझ जाओ वो सीपीयू है, और अगर सैमसंग नहीं लिखा हुआ SEC 2 लिखा हुआ तो सीपीयू डबल डेकर, दो लिखा हो रहा है। जैसे मैंने देखा हो सैमसंग के फोन में, सैमसंग खाली अपने ही फोन में देता है वो, वैसा तो बाकी फोनों में नहीं देता, क्वालकॉम के ही ज्यादा यूज करता, लेकिन पहले कुछ फोन बनाए थे अब तो बंद कर दिए उसने। जैसे मैंने देखा था कि 850 फोन में डाले थे उसने, रैम ऊपर था और सीपीयू नीचे,
जैसे A50S हो गया, ये वाला हार्डवेयर, और इसमें कंपोनेंट्स नेम में जाता, तो इसमें भी तुम्हें दिखेगा कि सैमसंग लिखा हुआ नहीं। बड़े जो रहते हैं वो सीपीयू, इस पे क्या लिखा हुआ SEC, और इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये दिख रहा होगा शायद SEC है ना, इन्होंने वाटर मार्क दे दिया, SEC दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस पे भी SEC, इस पे भी SEC मतलब, और जबकि यहाँ पे ये पहचान ये भी है कि ये लिखा हुआ है इन्होंने एक्सिनोस CPU और दोनों रैम, है, दोनों है। तो लेकिन किसी फोन का ये नहीं है आपके पास, तो आप थोड़ा पढ़ के भी जजमेंट ले सकते हो। तो बाकी अदर फोन्स के लिए जो बूट सीक्वेंस है वो ये है, और एक कॉलकॉम के लिए बूट सीक्वेंस अलग है। तो पहले तो पता यही करना है हम प्रॉब्लम्स जो है वो किस पे जाके काम करें, तो ये सारा टेस्टिंग में आएगा निकल के। जब हम टेस्टिंग करोगे तो पता लगेगा ये प्रॉब्लम है, टेस्टिंग नहीं करोगे तो ब्रश घसोगे या हीट मारोगे, दो काम है। जब टेस्टिंग नहीं होती प्रॉपर, तो या तो बस ब्रश घसता रहता है आदमी की सर्विस करके देखे, या फिर हीट मारता है। लेकिन आपको पता है ये चीज यहाँ से सॉल्व होएगी, ये प्रॉब्लम्स है, इतनी रीडिंग है, तो आप आसानी से फिर उस पर काम कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया आपको कि रैम ऊपर रहेगा कैसे पहचानेंगे। अब मैं इसका सैमसंग का एक जिस पर रैम ऊपर नहीं है वो भी दिखा देता हूँ। ये शायद सिंगल वाला ही है, तो ये आप उस पर भी GSM एरिना पर रिसर्च करते रहो कौन सा CPU है, फिर उसको आगे यहाँ देखो, इस पे सीधा लिखा हुआ है सैमसंग है ना, और इस पे लिखा हुआ है SEC है ना, ये इधर SEC। तो ये तो हो गया इंटरनल स्टोरेज, और ये हो गया सिर्फ चिपसेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब ये जो चिपसेट आएगा E8835, और इसको बोला जाता है एक्सिनोस 1380। 1380 जितने भी फोन में यूज होगा इसके ऊपर रैम नहीं आएगा। तो ये नंबर आपने याद रख लिया, और फिर आप इसको देखोगे कौन सा मॉडल था ये A35, इस पे रिसर्च करो इसको A35, यही है, इस पे नंबर लिख के आ गया वही जो उसमें शो किया है 1380। 1380 जो है ये रैम इसके अंदर नहीं, रैम इसका इंटरनल स्टोरेज में ही रहता है। तो ये इसका बूट सीक्वेंस, आपको अगर रैम ऊपर है तो ये बूट सीक्वेंस काम है। अगर आपके सेट में रैम ओके और CPU ओके, eMMC नहीं लगी, तो 200 से 250 तक रीडिंग ले। तब तो जब आपके पास ड्यूल टेकर CPU, सबसे पहले CPU उठाना है। अगर आपके पास ये फोन इस तरीके का आता है और आपको लगता है कि ये इसकी है, आपने टेस्टिंग की DC पावर सप्लाई से और आपको लगता है 160 पे 180 पे इतना इतना दे रहा है, तो आपको सबसे पहले तो CPU उठा लेना, eMMC को नहीं निकालना, eMMC को नहीं निकालना है। उसके बाद आपको CPU रैम उठा जाने के बाद आपका सेट 0 से 10 तक एम्पियर ले, तो समझो बोर्ड ओके है, अदरवाइज बोर्ड में कहीं ना कहीं लीकेज या शॉर्ट है। अगर आपने ये उठाया और इतने से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग हार्डवेयर होता है, तो 15 तक जा रहा है, 15-20 तक जा रहा है, तब भी समझो ओके है। अगर आपका इतने से इतने एम्पियर, ये दोनों चीज निकाल के CPU और रैम जो डबल डेकर है दोनों आपने निकाल दिया, फिर आप DC पे चेक करो तो इतने से इतने एम्पियर तक आपका लेना चाहिए, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। तो अगर वो बोर्ड ओके हुआ तो ये एम्पियर देगा, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं बोर्ड में शॉर्टिंग है, फिर आपने सही से शॉर्टिंग टेस्ट नहीं। डबल डेकर के टाइम कभी भी eMMC नहीं उठाने का, मतलब CPU को और रैम को ही उठाने का, इंटरनल स्टोरेज को नहीं उठाने का। उसके बाद CPU लगाने के बाद आपका सेट बिना रैम के इतना रीडिंग लेता है, तो 100% 1000% आपका CPU बैठ गया है, और आपका CPU पोर्ट भी बनाएगा। पोर्ट मतलब PC से कनेक्ट करोगे तो PC से आवाज आती है, मैंने आपको बताया था, देखो कॉलकॉम लिख कर आया, जबकि मेरा उसमें फोन में रैम नहीं, तो रैम नहीं होने के बाद भी वो CPU पोर्ट बना है। अब रैम बिना रैम के CPU पोर्ट बना है, उसके बाद रैम बिठा दो
ड्यूल डकर सीपीयू में हमेशा अगर आपको तीनों चीज उठाना है, तीनों ईएमसी भी निकाल दिया, इंटरनल स्टोरेज भी निकाल दिया और रैम भी, सीपीयू रैम यूएमसी, सबसे पहले सीपीयू बिठा दो, देन चेक पोर्ट। खाली सीपीयू पोर्ट बनाना चाहिए, अगर पोर्ट नहीं बना रहा तो आपका बोर्ड सही नहीं है, या तो कहीं शॉर्ट है या कहीं से पावर आईसी सीपीयू को पावर नहीं दे रही है। पावर आईसी खराब हो सकती है, शॉर्ट हो सकता है, पोर्ट बनाना जरूरी, पोर्ट बनाना जरूरी। अभी जैसे मेरे पास एक फोन रखा, उसको कॉल करूंगा तुम्हारे सामने, फिर दिखाऊंगा। देन चेक पोर्ट, और डीसी में आपको 60 से 100 तक के एम्पियर लेगा, 99। उसके बाद आप ईएमसी बिठाना है, उसके बाद फिर चेक पोर्ट करनी, अगर पोर्ट ओके है तो इतने इतने एम्पियर देगा। उसके बाद आप रैम बिठा दो। डीसी मशीन को आपको 4.2 एम्पियर पे सेट करना है, 4.2 भी कर सकते हो या 4 वोल्टेज और 2 एम्पियर पे सेट करके ये आपको रीडिंग निकालनी है। नहीं समझे क्या बोले वापस? मैं ये बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा तुम इसको बना के दिखा। ये हो गया हमारा रैम सीपीयू, है ना? हाँ, सीपीयू और रैम, ये दो चीज, और इसके पास लगी रही है ईएमएमसी, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज। ये दो टाइप्स होते हैं, ईएमएमसी या फिर यूएफएस, दो होते हैं इसके टाइप, ईएमएमसी या यूएफएस। मोस्टली ज्यादा करके यूएफएस आती है इस तरीके के सीपीयू के साथ, क्योंकि ये हाई फोनों में आती है, जो हाई रेंज के फोन रहे। कभी भी देखना तो जो मैंने डायमंड सिटी 9382 बताया, ये महंगे फोनों में होगा, रेड सीरीज, बाकी सब सस्ते फोनों में। तो ये इस तरीके के साथ फिर हर चीज इसकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर सीपीयू अच्छा लो पार्ट्स लगा दो तो परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी, है ना? कि इंजन तो अच्छा है लेकिन टायर कैसे हो गए, तो फटेंगे, खराबी होएगी गाड़ी। तो इंजन के साथ साथ उसका टायर भी होना चाहिए, है ना? तो सब चीज बराबर लगेगी तभी वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। तो इसमें यूएफएस जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है अभी के, इससे मतलब 4 गुना फास्ट है। जो चीज इसमें तुम ईएमसी में कॉपी करोगे वो 4 मिनट में हो रही है, इसमें कॉपी करोगे तो 1 मिनट में हो जाएगी। अब सोचो वो डेटा कितनी फास्ट सर्फिंग हो रहा है, तो जब उसको सीपीयू रन करेगा तो वो फास्ट मिलेगा भी, जा रहा फास्ट तो आएगा भी फास्ट ना। तो इसमें जो इसकी रीड राइट की स्पीड है इससे 4 गुना फास्ट है। उसमें आपको राइट करने की या उससे निकालने की 4 गुना फास्ट। इसमें अगर तुम पीसी से लगा के कॉपी करोगे तो बहुत स्लो होगा, इसमें बहुत अच्छी से फास्ट होगा। तो यूएफएस को ज्यादा करके इस तरीके के सीपीयू में मेंशन किया हुआ है, डाला हुआ है। अब हमारी प्रॉब्लम्स आती है, कितना बता रहे थे हम, 0.007 से लेके 0.010। इस कंडीशन में क्या था? किसी को याद नहीं? सीपीयू डैमेज है, सीपीयू या रैम इंटरनल स्टोरेज ओके है ना? अब इंटरनल स्टोरेज ओके है, इतनी इतनी रीडिंग लेगा, तो हम इसको निकालेंगे दोनों को, और उसके बाद हम निकालने के बाद सिर्फ सीपीयू बिठाएंगे। तो जब सीपीयू बिठाएंगे इंटरनल स्टोरेज के साथ, तो ये रीडिंग हमारी जाएगी कितनी, 60 से 100 के आसपास, है ना? थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो हमारा सीपीयू सही बैठ गया है। और क्या बनाएगा? पीसी पोर्ट, पीसी पोर्ट। तो ये एकदम फिर 100% ओके हो गया। रीडिंग भी हमारी सही ले रहा है और पोर्ट भी बना रहा है, तो इसका मतलब हमारा सीपीयू परफेक्ट बैठ गया। अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो फिर या तो आपको सीपीयू को पावर नहीं मिली, या फिर सीपीयू डैमेज, या फिर सीपीयू डैमेज है, या फिर पावर उसको नहीं मिले। या पावर कौन देगी? पावर आईसी। तो पावर आईसी खराब है
या पावर आईसी लीकेज हो गई है उसको रिफिक्स करो, या फिर पावर आईसी शॉर्ट है या पावर आईसी में आगे कहीं शॉर्ट हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से पावर नहीं मिल रही। लीकेज, खराब, शॉर्ट होता है या कनेक्शन लीकेज हो जाते हैं या फिर खराब हो जाती है, तब ये पावर आईसी पावर नहीं। शॉर्टिंग कहीं भी होगी, पावर आईसी को पता लगेगा पावर शॉर्ट हो रही, पावर नहीं हो रही। कहीं भी एक छोटे सेक्शन में भी होगी तब भी ये आगे भी आएंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो फोन आपका शॉर्टिंग नहीं है फिर कितनी कितनी रीडिंग पे क्या हो सकता है, लेकिन शॉर्टिंग चेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे भी मैं शॉर्टिंग के बारे में और भी चैप्टर ऐड करूंगा, कहाँ कैसे काम करना है। अब उसके बाद जब आपका लगे कि पोर्ट भी है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, तो फिर आपको रैम को भी बिठा देना। अब रैम बिठाने के बाद भी पोर्ट बना रहा है ऑटोमेटिक और इतनी ही रीडिंग ले रहा है, तो रैम आपका खराब है या फिर रैम आपका सही से नहीं बैठा, रैम आपका सही से नहीं बैठा या फिर रैम आपका खराब है। अगेन रिफिक्स करो अगेन, और अब फोन ऑन होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं होता तो चेंज रैम, ठीक है, चेंज रैम दूसरा डाल के। बार बार पोर्ट ही बना रहा है, रैम एक्सिस नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है इंटरनल का स्टोरेज का कनेक्शन ना हो, तो आप रैम चेंज करने से पहले एक बार इसको भी रिफिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये खराब होएगा, इसमें कुछ रहेगा तो तब भी फोन पोर्ट ही बनाता है। तो एक बार आप इसको कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करके ये खराब होता नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है कि मैं इस पे काम कर रहा था, इसमें हीट लग सकती है, लीकेज हो सकता है, होता है ऐसा कि अगर आप इसको रिपेयर कर रहे हो तो ये भी हीट होगा, पास में रहता है तो ये भी फिर लीकेज हो जाता है। तो मैं ज्यादा करके करता हूँ इसको भी फिक्स करता हूँ। अब हमने ये तीनों चीज को हमें प्रॉब्लम्स लगी थी ये इतनी रीडिंग पे। अब आता है हमारा ये सीपीयू, फिर इसके ऊपर रैम और फिर हमारा यूएफएस जिसको हम बोलते हैं यूएफएस, और रैम है ना, और सीपीयू, ठीक है। ये हमारी रीडिंग कितनी जा रही थी 150 180 है ना, 160 कुछ ऐसा लिखा होता है उसमें 160, लेकिन 150 तक भी होता है। और मैं बोलूंगा इसमें 100 के ऊपर भी जा रही है, क्योंकि वन प्लस के जो फोन है उनमें रैम सिर्फ खराब होगा तो 100 के ऊपर भी जाते हैं। सैमसंग का अगर रैम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो 150 160 180 तक जाते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा आपको अगर 100 के भी ऊपर जाके 180 के बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका ये भी खराब हो सकता है। सिर्फ इसको निकालो रैम को और उसके बाद पोर्ट चेक करो, लेकिन रैम को बस हीटिंग इस हिसाब से देना कि नीचे नहीं जानी चाहिए, अक्सर चलेगी, क्योंकि ऊपर निकाला है तो नीचे हीट होएगा। लेकिन वन प्लस के ऐसे फोन है कि उनका नीचे का बेस अच्छा बना है, वो खराब नहीं होता। बाकी कंपनी का मैंने देखा कि रैम उठाऊंगा तो सीपीयू भी लीकेज हो ही जाता है, तो दोनों को रिफिक्स करना। लेकिन मैंने वन प्लस के फोनों में बहुत फोन मैंने रिपेयर किए वन प्लस के, उनका रैम निकालता हूँ तो नीचे का लीकेज नहीं होता। तो मैंने रैम निकाला और पोर्ट चेक की, पोर्ट बना रहा है तो मतलब सीपीयू का कनेक्शन अभी भी सही है, तो उसमें आप फिर रैम को वापस रिफिक्स कर सकते। दोनों की जरूरत आपको उसमें नहीं पड़ेगी। वन प्लस के अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने उनमें बहुत से फोनों को रिपेयर किया। जैसे इसका मैं बोल रहा हूँ कि रैम निकाला लेकिन फिर भी सीपीयू पोर्ट बना रहा है, हाँ? नहीं देखा एक वन प्लस का फोन था हमारे पास, देखो जैसे इसका कनेक्ट होती पोर्ट की आवाज आती है, है ना, तो इसका इंटरनल स्टोरेज नहीं है, फिर भी पोर्ट बनाना है। तो जब सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक पोर्ट पे जाता है, या सॉफ्टवेयर रन नहीं होता है लेकिन रन नहीं हो रहा तब भी पोर्ट पे जाता है। तो ऐसे ही फोन था वो भी वन प्लस का,
लेकिन किसी ने कलर का समझ नहीं चाहिए होगी। ये इसमें 8 सीरीज का ही सीपीयू है। थोड़ा टाइम लगता है, पहले फाइंड आउट करेगा रैम है नहीं है, फिर नहीं मिला सॉफ्टवेयर रन नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर तो मिला होगा लेकिन सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा होगा क्योंकि रैम इसमें नहीं। अब मैंने इसका रैम निकाल दिया तो फिर भी सीपीयू काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं इसमें रैम डालूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। लीकेज नहीं हुआ, सीपीयू सही है। तो अगर आपके 100, 120, 150, 160 इतने पे जाके स्टक हो रहा है और वन प्लस का फोन है या फिर कोई और भी, रैम निकाल के फिर चेक करो पोर्ट बना रहा है या नहीं। पोर्ट बना रहा है तो सिर्फ रैम को ही रिफिक्स। अपने भी रैम निकाले फिर पोर्ट रैम भी मिलता चेक। बाहर मार्केट से लाना पड़ेगा। कोई खराब फोन से निकाल के मिलता नहीं। मेरे पास ये एक फोन आया था वन प्लस का, तो इसका निकाल के डाल दिया। लेकिन कोई मिलता और- नहीं है क्या? नहीं मिलता। डायरेक्ट पता नहीं, अब मार्केट में आने भी लगे होंगे तो उसके बाद आपका ये फिक्स हो जाएगा। अगर सोचो आपने तीनों चीज रिमूव कर दिया, अगर आपने तीनों चीज निकाल दी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो पहले तो आपको चेक करना है पावर सेक्शन ओके है या नहीं। तो ये आपको जब पावर सेक्शन ओके रहेगा तो 10 से तो 7 से 10-15 के बीच में रीडिंग ले। उसके बाद आपको इतनी रीडिंग लेना तो फिर आपको पहले इंस्टॉल करना है क्या, सीपीयू। और सीपीयू ओके है या नहीं ये कैसे पता लगेगा, पोर्ट बनाएगा, है ना। पोर्ट बना दिया तो सीपीयू ओके 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 हो गया और रीडिंग जाएगी हमारी ये 60, 70, 80, 90 तक, 100 तक। उसके बाद आपको क्या बिठाना है, रैम EMS, UFS, है ना, UFS। उसके बाद हमारा फिर क्या, पोर्ट। अगर इसको लगाने पे पोर्ट बंद हो गई तो समझो ये खराब है या शॉर्ट कर रही है, फिर पोर्ट चेक करने वाला है। पोर्ट चेक करने का। अगर हम इसको बिठाने के बाद पोर्ट नहीं बना तो समझो ये शॉर्ट कर रही है। और वापस इसको निकालो और फिर पोर्ट चेक करो बन रहा है और इसको लगाने पे चला जा रहा है तो समझो ये खराब है ना। अब पोर्ट हमारा बन गया तो ये भी ओके और रीडिंग चली जाएगी हमारी 100, 110, 20, 30, 40, 50। अब आपको क्या करना है फिर, रैम स्टॉप। अब ये पोर्ट नहीं बनाना चाहिए, अब ये डायरेक्ट ऑन होना चाहिए। तो सही है, अगर अभी भी पोर्ट बना रहा है तो आपका रैम सही नहीं। पहले सीपीयू फिर यूएफएस फिर तीनों चीज को अगर निकालते हो, मैंने तीनों स्टेप बताया। कुछ फोनों में दोनों निकाल के दोनों फिक्स कर दो, कुछ में सिर्फ रैम निकाल के फिट कर दो, कुछ में तीनों। आपको लेकिन हर एक स्टेप को करने के बाद टेस्टिंग करना है ये ओके हुआ या नहीं। अगर आप सोचोगे तीनों लगा के बाद में चेक करा तो यही पता नहीं लगेगा कहाँ प्रॉब्लम थी और किसको फिक्स करना था और किसको करना। तो आपको एक फिक्स करना है पहले सीपीयू। सीपीयू जब इसको कोई ना ये मिलेगा ना रैम मिलेगा तो ये सीपीयू ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मोड पे चला जाएगा। ये मिलेगा जब आप ये बिठाओगे तो ये थोड़ा रुक के जाता है। जैसे अभी तुम्हारे सामने एक फोन मैंने कनेक्ट किया, इसमें इंटरनल स्टोरेज नहीं है तो इसको सॉफ्टवेयर मिलेगा ही नहीं, तो ये एकदम इमीडिएटली सॉफ्टवेयर मोड पे चला जाएगा। देखो जस्ट 2 सेकंड में ही चला गया। इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है, कहाँ गया वो फोन, वहां किधर, वापस उधर ही रखा था क्या। इसमें इंटरनल स्टोरेज है ना, बैटरी निकाली, इसका लेकिन रैम नहीं है। तो ये देखो थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर सीपीयू सॉफ्टवेयर फाइंड करेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा तो उसको रन करेगा, रन करके किस में जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। जब रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होगी तो नहीं रन होगा और ये ऑटोमेटिक फिर सॉफ्टवेयर मोड पे चला जाएगा। देखो अभी तक अब कनेक्ट करके कम से कम 10-5 सेकंड के बाद जब वो सॉफ्टवेयर रन नहीं हुआ तो ये हार के सॉफ्टवेयर मोड पे चला गया। लेकिन एक फोन है जिसका इंटरनल नहीं है वो इमीडिएटली जा रहा है, और एक ये जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है लेकिन वो सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा तो वो फिर सॉफ्टवेयर मोड पे चला जाएगा। तो इमीडिएटली जाना और फिर थोड़ा टाइम रुक के जाना तो ये भी बताता है आपको कि इंटरनल जब यूएफएस बैठ जाएगी आपकी, जब आप पोर्ट बनाओगे, जब ये नहीं रहेगी तो कनेक्ट करते ही पोर्ट पे चला जाएगा। जब ये रहेगी तो थोड़ा रुक के जाएगा क्योंकि वो रैम नहीं है तो इसका डेटा सीपीयू लेगा और इसको रन करके रैम में डालेगा। लेकिन रैम जब नहीं होगी तो ये फिर वापस
सॉफ्टवेयर मोड पे भी चला जाएगा, है ना। अब हम जब रैम फिक्स कर देंगे तो ये ऑन होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप पोर्ट से जजमेंट लो, इमीडिएटली पोर्ट बना रहा है तो यूएफएस खराब हो सकती है, थोड़ा रुक के बनाया तो फिर आपने रैम सही से या तो फिक्स नहीं किया या फिर आपका फोन रैम खराब हो गया। सीपीयू फिक्स करने के बाद ये भी देखना है कि पहले सीपीयू इमीडिएटली पोर्ट बना रहा था, अब सीपीयू थोड़े रुक के पोर्ट बना रहा था, मतलब आपकी यूएफएस पेयर सीपीयू के साथ हो रही है। शॉर्टिंग भी तो हो सकती है ना सर। अगर नहीं बना रहा बिल्कुल भी तो शॉर्ट हो सकता है, खराब नहीं, शॉर्ट। अब ये लगा दिया उसके बाद चालू नहीं हो तो शॉर्टिंग भी तो हो सकती है ना। अगर चालू नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिक पोर्ट पे जाएगा, ऑटोमेटिक पोर्ट पे जाएगा, मतलब रैम एक्सेस नहीं है। अगर पोर्ट नहीं बना रहा है तो फिर ये खराब हो सकता है, या तो ऑन होना चाहिए या पोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले पोर्ट बना रहा था। अगर अब ये खराब है तो पोर्ट बनाएगा, कनेक्शन नहीं मिलेंगे तो पोर्ट बनाएगा, लेकिन शॉर्ट रहेगा तो ये सीपीयू को भी शॉर्ट कर देगा, क्योंकि ऊपर से कनेक्शन सीपीयू में ही जा रहे हैं। अब ऐसे में पावर आएगी, पावर आईसी से इसमें सीपीयू में से जैसे ही शॉर्ट होएगी पावर वापस चली जाएगी, तो फोन इस कंडीशन में फिर हेलो व्हाट इज द टाइम इज दैट? हाँ बोलो। Realme 12X पहले मेरे तो उसका यार